नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में और एक नई क्लास और एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आरपीएफ कांस्टेबल 50 में 50 क्वेश्चन लाने की 50 में 50 क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में, उससे हम संबंधित जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उसकी हम बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं और जो उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं उनसे भी वो भी यहाँ पर आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो साथियों, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और इस क्लास में आप पूरी क्लास में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये हमारा प्रैक्टिस सेट, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 4th है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, 50 क्वेश्चन, और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि आप लोग इसको अपने से भी कर सकते हैं पीडीएफ के ज़रिए। ठीक है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को निकलवा सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद की बात कर रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद है, वो है वेद, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वेद अंशतः, कह रहा है साथियों, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? किस में कह रहा है? गद्य रूप में भी रचित है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गद्य रूप में रचित जो वेद है वो कौन सा है उसकी बात ये कर रहा है। और वो कौन सा वेद हो जाएगा यहाँ पर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है साथियों? गद्य रूप में भी रचित है। क्या है? गद्य रूप में भी रचित है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? साथियों कह रहा है कौन सी स्मृति क्या है? प्राचीनतम है, मतलब कि पुरानी है। क्या कह रहा है? प्राचीनतम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जो स्मृति है वो स्मृति कौन सी हो जाएगी? पराशय स्मृति होगी, या फिर मनु स्मृति होगी, या फिर नारद स्मृति होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मनु स्मृति। क्या हो जाएगा साथियों? मनु स्मृति। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदि काव्य। साथियों क्या कह रहा है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ट्रिपल स्टार में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को, या फिर श्रीमद् भागवत को, या फिर रामायण को, या फिर गीत गोविंद को? किसको दी जाती है? यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम जीएस, जीएस और उससे स्टैटिक जीके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उससे भी ये संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर है, क्या कह रहा है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो दी जाती है साथियों वो किसे दी जाती है? आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है भैया रामायण को। किसको दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट कह रहा है गायत्री मंत्र। किसकी बात कर रहा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो साथियों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित ने, या फिर विश्वामित्र ने, या फिर वशिष्ठ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन, किसने की थी, इसकी बात ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो किए थे भैया विश्वामित्र जी ने। किसने किए थे? विश्वामित्र जी ने क्या किए थे? गायत्री मंत्र की रचना किए थे। क्या किए थे? गायत्री मंत्र की रचना किए थे। ध्यान रखेंगे, विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में
सर्वप्रथम थे, कह रहा है साथियों सर्वप्रथम थे। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पाई जो लोग थे, वो क्या कह रहा है कि किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कौन सी वस्तु थी उसका उत्पादन ज़्यादा करते थे, मतलब किसका, कपास का करते थे या फिर जौ का करते थे या फिर चावल का या फिर गेहूं का, किसका सबसे ज़्यादा हड़प्पावासी करते थे। तो ध्यान रखेंगे जो हड़प्पावासी थे वो जो वस्तु का उत्पादन करते थे वो थी भैया कपास की सबसे ज़्यादा क्या करते थे, वो उत्पादन करते थे और उसी से अपना सब कुछ चलाते थे। क्या करते थे, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, किसका, कपास हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का स्थान कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित जो सिंधु सभ्यता का स्थान है वो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, लोथल होगा या फिर हड़प्पा होगा या फिर मोहनजोदड़ो होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है साथियों वो हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, लोथल हो जाएगा, जो कि सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो कहाँ है, भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाली ग्रंथ, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पाली ग्रंथों की बात कर रहा है, जो हमारा पाली ग्रंथ है आज के डेट में जो प्रधान होते हैं, पहले जो पाली ग्रंथों में मुखिया को, प्रधानों को क्या कहा जाता है, ये इसका क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि मुखिया को क्या कहा जाता था, मतलब मुखियाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो गांव का मुखिया होता है आज की डेट में उसको हम प्रधान कहते हैं, लेकिन पहले क्या कहते थे, उसको मुखिया नाम दिया जाता था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो पाली ग्रंथों में जो मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था या ग्रामपति कहा जाता था या फिर मुखिया कहा जाता था या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो हो जाएगा ग्राम भोजक। क्या हो जाएगा साथियों, ग्राम भोजक कहा जाता था पाली ग्रंथों में। ध्यान रखेंगे, पाली ग्रंथों में क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था मुखिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नंद वंश क्या कह रहा है साथियों, नंद वंश का स्थापक कौन था। साथियों नंद वंश का स्थापक पूछ रहा है, किसका स्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नंद वंश का जो संस्थापक था वो नागार्जुन था या फिर धनंजय था, धनंद था या फिर महानंदिनी थी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, जो साथियों इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, महानंदिनी। क्या हो जाएगा, नंद वंश का संस्थापक जो था वो था महानंदिनी। क्या था साथियों, महानंदिनी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिकंदर। साथियों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है, एग्ज़ाम में एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्या कह रहा है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। साथियों सिकंदर द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। या फिर भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा कब किया गया, तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आंसर एक ही होगा इसका। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन बस आप ढंग से पढ़ें और वहाँ पर जा कर के आपको सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो साथियों 330 में किया ईसा पूर्व में, या फिर 325 ईसा पूर्व में किया, या तो फिर 326 ईसा पूर्व में किया, या तो फिर 300 ईसा पूर्व में किया। तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था साथियों, 326 ईसा पूर्व में किसके द्वारा, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। साथियों
नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था, उसकी बात ये कर रहा है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक्सपेक्टेड भी है, फिर से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था उसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे जो नंद वंश का अंतिम सम्राट की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महापद या नंद था या फिर धनंद था या फिर कालाशोक था। कौन था इनमें से कोई नहीं, या फिर कौन हो सकता है इनमें से कोई नहीं, कौन हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा धन नंद था। कौन था साथियों, धन नंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, क्या कह रहा है, गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा या फिर लिच्छवी हो जाएगा या फिर मौर्य हो जाएगा या फिर नंद हो जाए। इसमें से कौन सा वंश हो सकता है उसकी बात ये कर रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा लिच्छवी वंश द्वारा क्या किया गया था, गणतंत्र वैशाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ईरानी शासक। साथियों पहला ईरानी शासक की बात कर रहा है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। क्या कह रहा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, मतलब अपने अंडर में, अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है ना, अपना वहाँ पर वर्चस्व स्थापित कर चुका था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो भारत का ईरानी शासक है, जो पहला ईरानी शासक है, उसने भारत पर वो कौन सा है उसकी बात ये कर रहा है, मतलब वो अपना वर्चस्व स्थापित किया था। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, साइरस हो जाएगा या फिर डेरियस हो जाएगा या फिर कॉम्बिसिस हो जाएगा या फिर जेरसिस हो जाएगा। इसमें से कौन सा हो सकता है साथियों, इसका ध्यान रखेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेरियस। क्या हो जाएगा, डेरियस। ठीक है, ईरानी शासक था, कौन था, डेरियस। डेरियस द्वारा पहला ईरानी शासक है जो कि भारत के कुछ भागों को अपने अधीन में कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। क्या है साथियों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का है या फिर हिंदुओं का है या फिर सिखों का है या फिर जैनों का है, किसका हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है, बौद्धों का है या फिर हिंदुओं का है या फिर सिखों का है या फिर जैनों का है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपिटक जो है बौद्धों का है। किसका है साथियों, बौद्धों का है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बौद्धों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, किस शासक ने बौद्धों के लिए, किसके लिए, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला, किसकी बात कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, महिपाली हो जाएगा या फिर धर्मपाल हो जाएगा या फिर गोपाल हो जाएगा या फिर देवपाल हो जाएगा। जो इसका सही उत्तर है साथियों, ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर है धर्मपाल। क्या हो जाएगा, धर्मपाल द्वारा स्थापना की थी। क्या की थी, धर्मपाल द्वारा स्थापना की गई थी जो बौद्धों के लिए। ठीक है, किसके लिए, बौद्धों के लिए धर्मपाल द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यूकी भांवरी की बात कर रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। खेल से हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे यूकी भांवरी का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है या फिर तैराकी से है
या फिर बैडमिंटन से है या फिर क्रिकेट से है, इसमें से क्या हो सकता है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों टेनिस से। किसका है, किससे है? यूकी भांवरी का जो संबंध है वो है साथियों टेनिस से। किससे है? टेनिस से। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? कह रहा है उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सिनेमा या फिर साहित्य या फिर खेलकूद या फिर विज्ञान। तो किसका हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये अर्जुन पुरस्कार वो दिया जाता है साथियों खेलकूद के लिए। किसके लिए दिया जाता है? खेलकूद के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। खेलकूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कह रहा है डीसीएम ट्रॉफी जो है उसका संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों फुटबॉल। किससे है? फुटबॉल से है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है साथियों? फुटबॉल से है। याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइकल फ्लैक्स किस खेल से संबंधित है? कह रहा है माइकल फ्लैप्स किस खेल से संबंधित है? ठीक है, माइकल फ्लैप्स किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से या फिर बिलियर्डर से या फिर शतरंज से या फिर तैराकी से? किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? कह रहा है साथियों अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से हुई थी उसकी बात ये कर रहा है। तो अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था, तो अर्जुन पुरस्कार का कब प्रारंभ हुआ? 1889 में या फिर 1899 में या तो फिर 1961 में या 1957 में। इसमें से क्या हो सकता है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। 1961 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? किसकी बात कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान जो उपस्थित अक्रिय गैस है, किसकी बात कर रहा है साथियों? अक्रिय गैस की बात कर रहा है। तो अक्रिय गैस कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे जो अक्रिय गैस है, वायुमंडल में स्थित जो अक्रिय गैस है वो कौन सी गैस हो जाएगी? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑर्गन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा। कभी भी भूलना नहीं है, वायुमंडल में जो अक्रिय गैस जो सर्वाधिक मात्रा में इस हमारे वायुमंडल में है वो है आर्गन गैस। क्या है? ऑर्गन गैस है जो कि एक अक्रिय गैस होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आप सुने होंगे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है या फिर हाइड्रोजन मिलती है या फिर ऑक्सीजन मिलती है या इनमें से कोई नहीं मिलती है? तो आपको देखने को मिला होगा सबसे ज़्यादा हमको वायुमंडल में कौन सी गैस देखने को मिलती है? तो हमको देखने को मिलती है साथियों नाइट्रोजन। कौन सी देखने को मिलती है? नाइट्रोजन देखने को मिलती है। ध्यान रखेंगे क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में स्थित है या वायुमंडल में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? कह रहा है साथियों स्थायी तत्व। किसकी बात कर रहा है? स्थायी तत्व की बात कर रहा है। सर्वाधिक जो कि ज़्यादा है और स्थायी तत्व भी है। ठीक है, जो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है वो कौन सा तत्व है उसकी बात ये कर रहा है। नाइट्रोजन है या फिर जलवाष्प है या फिर ऑक्सीजन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों जलवाष्प। क्या हो जाएगा? जलवाष्प हो जाएगा। सर्वाधिक क्या है? स्थायी तत्व है। क्या है? जलवाष्प। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
लोयस पठार स्थित है। किसकी बात कर रहा है साथियों? लोयस पठार की बात कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा लोयस झील भी देखने को मिलती है कभी कभी, तो लोयस पठार की यहाँ पर बात कर रहा है। तो लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? तो लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? या भारत में स्थित है, या जापान में स्थित है, या रूस में स्थित है, या चीन में स्थित है? तो इनमें से क्या देखने को मिलती है? क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है किस जगह पर स्थित है लोयस पठार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो लोयस पठार है वो स्थित है, वो है साथियों चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? कह रहा 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है जो कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ठीक है, तो कितना? या फिर 30% हो जाएगा, या फिर 65 हो जाएगा, या फिर 80 हो जाएगा, या फिर 97% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें का जो सही उत्तर है साथियों वो ध्यान रखेंगे 97%। कितना हो जाएगा? 97% हमको देखने को मिलता है, ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेघ जो साथियों मेघ बादल गर्जन वायुमंडल की कितनी परत में होता है? जो हमारे मेघ गरजते हैं, जो हमारे बादल गरजते हैं वायुमंडल की किस परत में होता है? जो हमारा मेघ होता है वो वायुमंडल की किस परत में होता है उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, बादल किस परत में होता है? तो ध्यान रखेंगे जो बादल होता है वो ओजोन परत, या फिर क्षोभ मंडल, या फिर समताप मंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हमको मेघ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? साथियों कह रहा है कि जो वायु की किरणें, जो सूर्य की किरणें आती हैं, जब पृथ्वी पर आती हैं, तो कुछ एक हमको क्या होता है, हमारे कुछ किरणें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे वायुमंडल से, हमारा वायुमंडल जो है वो रोकता है। ठीक है, वो रोकता है। ठीक है, उसका काम कौन करता है? उसी की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो हमारी सूर्य से जो तीव्र किरणें आती हैं, सूर्य द्वारा भेजी गई जो तीव्र किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने से पहले क्या होती हैं, उससे प्रोटेक्ट कौन करता है पृथ्वी पर, उसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आप सुनते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हम ओजोन का नाम सुनते हैं, ओजोन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन द्वारा क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब एक उसको रोक दिया जाता है, उन किरणों को वापस कर दिया जाता है। तो उसका कार्य कौन करता है साथियों? ओजोन करता है। ठीक है, ओजोन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? किसकी बात कर रहा है साथियों? शांत पेटी की बात कर रहा है। शांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली पेटी है जो कि आपको देखने को मिलती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी जो है वो दोनों ओर पाई जाती है, उसकी बात ये कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा, ये उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा साथियों? भूमध्य रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसकी बात कर रहा है? सुरक्षा वाल्व की बात कर रहा है। तो इनमें से किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है, या फिर ओजोन को कहा जाता है, या फिर भूकंप को, या फिर नदियों को कहा जाता है? किसको कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षित वाल्व? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है, वोल्केनो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटोपैक्सी, किसकी बात कर रहा है साथियों? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। कह रहा है यहाँ पर आपको कभी पूछ भी सकता है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो क्या है? कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का है। विश्व का सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, किस देश में स्थित है? भारत में, या फिर जापान में, या फिर जर्मन में, या फिर इक्वेडोर में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर में आपको देखने को मिलेगा, इक्वाडोर में ये आपको कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? इक्वाडोर हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, 101% पूछने की संभावना है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 27 सितंबर, या फिर 26 जनवरी। कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 सितंबर 1925 को हुआ था। ठीक है, 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको मैं मुख्यालय भी लेकर के आया हूँ। इसके जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसके मुख्यालय भी पूछने की संभावना है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? नागपुर में है, या फिर भोपाल में है, या फिर आगरा में है, या फिर अहमदाबाद में है? कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? ध्यान रखेंगे, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर में। कहाँ है साथियों? नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? देखिए साथियों, राष्ट्रीय सेवक संघ को यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? ठीक है, संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, संस्थापक कौन हो जाएंगे साथियों? केशव बलिराम हेडगेवार। कौन हो जाएंगे? केशव बलिराम हेडगेवार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, केशव बलिराम हेडगेवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। याद रखना साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी, मतलब कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1947, या फिर 16 अप्रैल 1980, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर इनमें से कोई और। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। कब हुई थी साथियों? 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। याद रखेंगे, भूलना नहीं। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? ध्यान रखेंगे, भारतीय जनसंघ का स्थापना जो है वो हुई थी, इसमें हुई थी साथियों, वो हुई थी 21 अक्टूबर 1951 की। किसकी साथियों? 1951 को हुई थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट साथियों, ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वो है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? आज तक आप देखे होंगे, हर जगह देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है भैया कमल। क्या देखने को मिलता है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह जो है वो है भैया कमल। नेक्स्ट बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुई? कब हुई थी आम आदमी पार्टी की स्थापना? आपकी, किसकी भैया? आपकी। आम आदमी पार्टी किसकी भैया? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 2012 में। कब हुई थी साथियों? 26 नवंबर 2012 में हुई थी। 101% पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री है, कौन है भैया? लॉ ऑफ जस्टिस कौन था? इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन था, उसकी बात ये कर रहा है। लॉ ऑफ जस्टिस मंत्री कौन था, उसकी बात ये कर रहा है। अशोक कुमार सेन, या फिर हंसराज खन्ना, या फिर भीमराव रामजी अंबेडकर, या फिर अन्य कोई और। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको हर जगह देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं विधि की, जब हम बात करते हैं कानून की, जब हम बात करते हैं संविधान की, तो हमको हर जगह कहाँ पर देखने को मिलते हैं भैया? BR अम्बेडकर ही देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। क्या हो जाएंगे? पहले मंत्री थे। ठीक है, भारत के विधि और न्याय मंत्री कौन थे भैया? भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा का जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए, आप खड़े होने के लिए आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम कि कितनी आयु होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं? लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए या उसमें लड़ने योग्य होंगे, उसकी योग्यता की बात ये कर रहा है। तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए सबसे पहले हमको कितने आयु के होने चाहिए भैया? हम 25 वर्ष के होंगे, तभी हम क्या हो पाएंगे? लोकसभा का चुनाव में खड़े होने के हकदार हो पाएंगे, लोकसभा का चुनाव हम लड़ सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक की बात कर रहा है, इसको आप याद रखेंगे। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक जो है वो है, कौन हो जाएगा? वो है भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखेंगे, हर जगह आपको देखने को मिलता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, कभी स्टेट बैंक मत लगा के चले आना, न सेंट्रल लगा के चले आना, न कोऑपरेटिव लगा के चले आना, आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको केंद्रीय बैंक है, क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? किसकी बात कर रहे हैं साथियों? राष्ट्रीय विकास परिषद का बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो होते हैं भैया प्रधानमंत्री। कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखेंगे, 101% पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस आधुनिक यंत्र के, क्या कह रहा है? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? क्या कह रहा है? किस आधुनिक यंत्र की
के आगमन के मतलब आने के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्व सुलभ हो गया है। तो क्या हो जाएगा साथियों, मोबाइल हो जाएगा या फिर कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कंप्यूटर। क्या हो जाएगा साथियों, कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सोशल मीडिया में कंप्यूटर का ज़माना है, हर चीज़ आपको कंप्यूटर में देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें होता है जो कि आपका मोबाइल नहीं कर पाता, नहीं तो इसका सही उत्तर क्या होता, मोबाइल हो जाता। लेकिन क्या है, कंप्यूटर आपका हर एक कार्य कर लेता है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, कंप्यूटर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। कह रहा है साथियों, व्यावसायिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ध्यान रखना, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था साथियों 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1969 में हुआ था राष्ट्रीयकरण व्यावसायिक बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। कह रहा है राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली, जो राष्ट्रीय नियम व्यापार हैं, जो राष्ट्र द्वारा व्यापार संबंधी जो नियम हैं उसको निर्धारित कौन करता है, उसकी बात करता है, उसकी बात ये कर रहा है। कौन सी संस्था है, विश्व बैंक है या फिर IMA है या फिर UNO है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा साथियों, विश्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक का नियम आपको हर जगह लागू होता है, आपको हर जगह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन की बात कर रहा है साथियों। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था कब, 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था साथियों, 15 मार्च 1950 को किया गया था। ध्यान रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति की बात कर रहा है साथियों। तो बिहार की बात कर रहा है, बिहार के प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। तो नालंदा की है या पटना की है या फिर शिवहर की है या फिर गया की है, किसकी हो जाएगी। तो जो सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगा साथियों पटना। क्या हो जाएगा साथियों, पटना की है। क्या है, पटना की है। याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ सकता है, 101% है। लीची का विश्व में, लीची जो है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। लीची के मामले में कौन सा सबसे उत्पादित करने वाला देश है, वो कौन सा है। भारत है या फिर नेपाल है या फिर रसिया है या फिर चीन है, कौन हो जाएगा इसमें से। तो वो हो जाएगा साथियों भारत। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत का भारत में लीच की उत्पादकता अधिक है। क्या है, उत्पादकता वाला देश है सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य गरीबों के कुचक्र का शिकार है। किसकी बात कर रहा है साथियों, कुचक्र की बात कर रहा है। तो बिहार है या फिर केरल है या फिर कर्नाटक है या फिर हरियाणा है। तो गरीबों की बात कर रहा है साथियों, गरीबों के कुचक्र का शिकार है। तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है ये चीज़, किस राज्य में देखने को मिलता है। तो वो हो जाएगा साथियों, आपको गरीबों की बात करते हैं तो आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार गरीबों का कुचक्र शिकार है, गरीबी यहाँ पर हमको अधिक देखने को मिलती है। तो बिहार क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की
गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? कह रहा है साथियों भारत में, क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, किसकी गणना के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। किसकी संस्था है? तो वही नीति आयोग की है, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की है, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी की है, या फिर संगठन की है। किसकी हो जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। किसकी हो जाएगी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए साथियों, आपको टेलीग्राम चैनल पर, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये चीज़ क्या मिल जाएगी, ये आपको पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए, तो ये हो गया, हम जीएस के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आरपीएफ वाले बच्चों तक ये क्लास शेयर करें और उनको ये बताएं कि यहाँ पर आप जीएस के हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप अपने से घर में एक बार ट्राई किया करिए, एक बार सॉल्व किया करिए, आपको यहाँ से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।